हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। इसका हमने क्लोजिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर कोई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफाई करना है, यानी उसमें कोई भी चेंज करना है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, उसको चेंज करने के लिए जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं एक्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेगी। अब कई बार क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मेंबर जो है क्या कर सकता है, कंपनी का रजिस्टर खोलकर चेंज करना चाहे तो कर सकता है। इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो इस वजह से मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी कंपनी का जो मेंबर है वो ये कर देता है कि किसी का भी नाम एंटर कर देगा या किसी का नाम डिलीट कर देगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको क्रिएट होगी, कंपनी को। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है, कंपनी को रेक्टिफाई करने के लिए अपने रजिस्टर को एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है ट्रिब्यूनल को। मतलब कि कोर्ट को पहले कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है, तब जाकर वो क्या कर सकती है, अपने रजिस्टर में कुछ भी रेक्टिफाई कर सकती है, यानी चेंज कर सकती है। अगर कंपनी को रेक्टिफाई करना है तो पहले वो क्या करेगी, एप्लीकेशन भेजेगी ट्रिब्यूनल को। जो भी नाम है उसको एंटर किया जाएगा रजिस्टर में। मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी का भी नाम गलती से एंटर कर दिया है या बिना किसी रीज़न के एंटर कर दिया है, उसने कोई रिटर्न कंसेंट भी नहीं दी थी, उसने कोई शेयर भी नहीं परचेज़ किए हैं, तब भी कर दिया है, तो कंपनी को अब उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को। उसके बाद अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है या किसी का भी नाम उसमें से हटाना है, मान लीजिए किसी मेंबर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उसका नाम अगर हटाना है या उसने टर्मिनेट कर दिया है अपना मेंबरशिप, तब भी कंपनी को पहले एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। फिर है ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अब जो एप्लीकेशन भेजी गई है, अब ट्रिब्यूनल क्या है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो जिस हिसाब से ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा वो सारे ऑर्डर उसको कंपनी को मानने पड़ेंगे। और अगर किसी भी जो पार्टी है, मान लीजिए किसी का नाम बिना किसी मर्जी के लिख दिया, मिस्टेक से लिख दिया, तो उस पार्टी को जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी उससे के डैमेज हुए हैं, वो भी कंपनी को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद है अपील अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑर्डर। अगर मान लीजिए कंपनी के जो ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया था वो उसके रिजेक्शन में दे दिया, तब कंपनी क्या करती है, दोबारा से अपील करेगी किसके अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अगेंस्ट, कि भाई मुझे ये ऑर्डर अभी मंजूर नहीं है, आप इस ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। उसके बाद है नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्ट्रार को नोटिस देना। अब मान लीजिए कंपनी को ये तो ऑर्डर मिल गया ट्रिब्यूनल से कि हाँ आप अपने जो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जो भी चेंज किया जाएगा कंपनी के रजिस्टर में, वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट कराया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ट्रिब्यूनल इस चीज़ का भी ऑर्डर देगी कि आपको जितने भी आपने अल्ट्रेशन की है यानी रेक्टिफिकेशन की है, तो उसको आपने 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट कराना होगा रजिस्ट्रार को। अब अंडर द सेक्शन 285 ऑफ द एक्ट ये कहता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो जो भी उसके जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी जो जो अब पैसा देंगे वाइंडिंग अप के टाइम पर, तो वो लिस्ट भी ट्रिब्यूनल ही सेटल डाउन करती है और उसके पास ही पावर होती है कि हाँ उस रजिस्टर को वो रेक्टिफाई करवा सकती है। अब अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको पनिश किया जाएगा कंपनी को विद अ फाइन के साथ, जो कि 1 लाख से तो कम का नहीं होगा, 1 लाख तक तो होगा ही, लेकिन 5 लाख तक बढ़ सकता है। और अगर इसमें हर एक ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर भी अगर इंक्लूड है इस जो डिफ़ॉल्ट है उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको भी पनिश किया जाएगा विद द इम्प्रीजमेंट यानी कि जेल, उसको जेल भेजा जाएगा, जो कि 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है, कितने का, 1 लाख से कम तक का तो नहीं होगा, लेकिन उसको बढ़ा भी दिया जा सकता है 3 लाख रुपए तक। और जो भी मेंबर है या जो भी ऑफिसर है उसको दोनों भी मिल सकते हैं, यानी इम्प्रीजमेंट भी किया जा सकता है और साथ साथ उसको फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अ रजिस्टर ऑफ मेंबर आउटसाइड इंडिया, जो भी रजिस्टर आउटसाइड इंडिया रखा गया है या सच रजिस्टर जो है वो आउटसाइड द कंट्री मेंटेन किया गया है, उसको क्या कहेंगे, फॉरेन रजिस्टर। और इसको हम ब्रांच रजिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आउटसाइड में ही इसकी ब्रांच रखी गई है तो वो अपनी ब्रांच में ही होगा।
अब जो प्रोविजंस 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट इस रजिस्टर्स पर एप्लीकेबल होते हैं। अब ये जो है सेक्शन 88 ऑफ द कंपनी एक्ट ये कहता है कि ए कंपनी विच हैज़ शेयर कैपिटल में इफ़ इट इज़ सो ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, अगर उसकी आर्टिकल्स ऑथराइज करती है तब कीप इन एनी स्टेट, वो किसी भी स्टेट में रख सकता है, और कंट्री आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड रख सकता है। अब ब्रांच रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर, जो भी मेंबर्स का होगा चाहे डिबेंचर होल्डर का होगा, अगर उसके आर्टिकल्स में ये ऑथराइज्ड है तो सच रजिस्टर शॉल बी अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर विच इज कीप्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। इस तरह के जो रजिस्टर हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो कहाँ रखा जाता है, रजिस्टर ऑफिस में रखा जाता है। मेनली जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैं चाहे डिबेंचर होल्डर्स हैं, इन सब के रजिस्टर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं, और एज सच द रूल्स गवर्निंग इट्स मेंटेनेंस शॉल बी सेम एज एप्लीकेबल टू मेंटेनेंस ऑफ द कंपनीज मेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उस पर भी सेम रूल्स लागू होंगे जो कि मेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर लागू होते हैं कंपनी के, सेम टू सेम रूल्स के साथ ही बनेगा, सब कुछ वैसा ही होगा। तो आज हम करेंगे यहीं तक का टॉपिक, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।